नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज के विषय के बारे में आप सभी भली भांति अवगत हैं। आज के विषय के बारे में दोस्तों हम लोग एक संवाद करें, चर्चा करें, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। और वो सवाल यह है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर का नाम सुनते ही आपके मन में पहला ख्याल क्या आता है? आपके मस्तिष्क में वो पहला कौन सा विचार आता है जो कि आप जम्मू कश्मीर का नाम सुनते ही आपके मन में आता है? यकीनन दोस्तों वो दो विचार होते हैं, पहला खूबसूरती और दूसरा आतंकवाद। तो दोस्तों आज जो मैं वीडियो के प्रारंभ में आप सबके साथ एक खुशखबरी को साझा करने वाला हूं वो आतंकवाद से जुड़ी हुई है। इनफैक्ट वो आतंकवाद के सफाए से जुड़ी हुई है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रही है, जहां एक और हमारी सरकारें, पूरे विश्व की सरकारें, बल्कि मैं कहूंगा विश्व के जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, मेडिकल स्टाफ के लोग हैं, एसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं, वो जहां एक और इस कोरोना के वायरस को हराने में जुटे हुए हैं, तो वहीं भारतीय सेना भी इस आतंक के वायरस को घाटी से समाप्त करने में जुटी हुई है। और निश्चित तौर पर इस पर भारतीय सेना, सुरक्षा बल, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, ये तमाम लोग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इन्होंने समय समय पर अपने अभियानों के द्वारा इन आतंकवादियों का सफाया किया और घाटी में शांति बहाली की प्रक्रिया को पुनः जीवित किया है। दोस्तों इसी के साथ साथ मैं आपको इस खबर के बारे में जल्द से बताना चाहूंगा, संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। ये जो कमांडर था, टॉप कमांडर, ये पाकिस्तान द्वारा जो प्रायोजित आतंकवादी संगठन है हिजबुल मुजाहिदीन, उसका घाटी में टॉप कमांडर था। और अब आप सोचिए कि टॉप कमांडर को मार दिया गया है। और वर्ष 2016 में जब बुरहान वानी की हत्या की गई थी, उसी के बाद से, जब बुरहान वानी को मारा गया था, उसी के बाद सुरक्षा बलों के रेडार में यह आतंकवादी भी आ गया था। और यह आतंकवादी दोस्तों कोई नॉर्मल या कोई सीधा साधा आतंकवादी नहीं था, बल्कि इस पर 12 लाख रुपए का इनाम घोषित हुआ रखा था। ये मोस्ट वांटेड आतंकी था, वहां पर वांछित आतंकी था सुरक्षा बलों के लिए। और इसी के साथ साथ दोस्तों इस पर यह आरोप थे कि ये घाटी में जो लोग भी लोकतंत्र के समर्थक थे, उनकी निर्मम हत्या करता था उनका अपहरण करने के बाद। घाटी में जितने भी गांव थे उनके सरपंचों की भी इसने हत्या करी थी। और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को भी इसने अपहरण किया और उनकी हत्या करी थी। इसी के साथ साथ दोस्तों इसने कई सारे ऐसे हमले की योजनाओं में भी ये शामिल था, बल्कि मैं कहूंगा ये प्रमुख योजनाकार था जो कि हमले भारतीय सुरक्षा बलों पर किए गए थे। ये घाटी में दुष्प्रचार फैलाता था, घाटी में नफरत फैलाता था, घाटी के युवाओं को प्रशिक्षित करता था हथियार चलाने के लिए भारतीय सेना के खिलाफ, भारत के खिलाफ। घाटी में इसने जहर घोल रखा था और लोकतंत्र के खिलाफ ये घटिया बातें करता था। इसी के साथ साथ दोस्तों ये पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित धन को लेता था और उनका सहयोग लेता था, और पाकिस्तान में जो इसके आका बैठे थे उनसे निर्देश लेकर ये घाटी में आतंकवाद फैलाता था। इसी के साथ साथ दोस्तों इस पर यह भी आरोप लगते थे कि ये एक मास्टरमाइंड था और ये सुरंग बनाने में काफी ज्यादा, मैं कहूंगा, माहिर था। तो इसीलिए लिहाजा कई बार इसको जब घेरा गया तो ये बच निकलने में सफल रहा, लेकिन कल इसकी मौत इसके आई। सुरक्षा बलों ने इसको नरक के द्वार पर पहुंचा दिया। बहुत ही बधाई के पात्र हैं हमारे सुरक्षा बल दोस्तों, क्योंकि कल पुलवामा जिले में जो अवंतीपुरा एक छोटा सा शहर है, वहां के बेगपुरा गांव का ये निवासी था और उसी गांव में इसको उसी के साथी के साथ दफना दिया गया, मार दिया गया। ये बहुत ही खुशखबरी की बात है दोस्तों, राहत देने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं सुरक्षा बलों को। इसके बाद दोस्तों मैं एक और खबर के साथ आपको सूचित करना चाहूंगा जो कि एक सकारात्मक खबर है, और ये है कि भारत में अब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स और गियर्स यानी कि पीपीई किट्स बनाने की जो सक्षमता है वो हासिल कर ली है दोस्तों। एक समय था दोस्तों जब कोरोना वायरस आया था, तब भारत में एक भी किट मैन्युफैक्चर नहीं होती थी, लेकिन अब प्रतिदिन भारत में योग्यता आ गई है। भारत इस बारे में सक्षम हो चुका है कि भारत में प्रतिदिन रोजाना 2 लाख किट्स मैन्युफैक्चर होती है। तो मैं सरकार को भी और तमाम उन कंपनीज को भी जो कि इसका उत्पादन करती हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा दोस्तों। इसके बाद एक खबर और आपके साथ साझा करना चाहूंगा जो कि आज के विषय से जुड़ी हुई है, और वो अपडेट महत्वपूर्ण अपडेट इसलिए क्योंकि मंगलवार को ये फैसला लिया गया है और कल भी ये चर्चा में रहा पूरा। इसका विश्लेषण करना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत में आप सभी अपनी गाड़ियों में फ्यूल भरवाते हैं, ईंधन भरवाते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, डीजल भरवाते हैं। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस समय
लॉकडाउन के कारण संसाधनों की कमी है, धन की कमी है, पैसों की किल्लत है, अधिकांश लोग अपने अपने घरों में कैद हैं, रोजगार नहीं है। ऐसे में सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, जो कि वाकई में चोट पहुंचाता है, पीड़ा पहुंचाता है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने हमारे देश में जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं उन पर लगने वाला जो एक्साइज ड्यूटी है उसको बढ़ा दिया है, और वो इतना बढ़ा दिया है कि वो अब विश्व में सर्वाधिक हो गया है। ईंधन पर लगने वाला वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी के जो माध्यम से टैक्स लगता है दोस्तों, उससे जो राजस्व में जो धन आता है उसका शेयर यकीनन बहुत बड़ा है, लेकिन उसको अब इतना बढ़ा दिया गया कि वो पूरे विश्व में सर्वाधिक है। यहां पर दोस्तों मैं आपके सामने कुछ आंकड़े शेयर करना चाहूंगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि ये जो कल हाइक हुआ है, प्राइस हाइक जो हुआ है हमारे ईंधन पर लगने वाले वैट पर, तो इसके बाद जो परिणाम आए दोस्तों, उसके मैं आपको कुछ आंकड़े शेयर करना चाहता हूं। वो ये है दोस्तों कि भारत अब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा फ्यूल पर टैक्स लेने वाला देश बन गया है। ये प्रतिशत की बात है दोस्तों, और प्रतिशत की अगर मैं बात करूं तो भारत में अब 69.3% टैक्स लिया जाता है। यानी अगर आप पेट्रोल पंप से अगर आप कोई भी फ्यूल अपनी गाड़ियों में भरवाते हैं तो उस पर 69.3% टैक्स लगता है। अब आप सोचिए, जहां पर जेब में पैसा नहीं है आम नागरिकों की, उस पर सरकार जेब काटने को तुली हुई है। वहीं पर दोस्तों कुछ और देशों के आंकड़े भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि भारत ने तो इस सूची में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है, लेकिन इसके बाद इटली है जहां पर 64% टैक्स वसूला जाता है एक्साइज ड्यूटी के नाम पर, फ्रांस में 63%, जर्मनी में 63%, यूनाइटेड किंगडम में 62%, स्पेन में 53%, जापान में 47%, कनाडा में 33% और अमेरिका में 19%। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे आंकड़े जो कि वाकई में हम सबको चिंता में डालते हैं, और ये गंभीर विषय है। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ राज्य भी हैं ऐसे, जैसे यूपी हो गया, जैसे दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया, इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों शामिल हैं, जिन्होंने पेट्रोल के दाम भी बढ़ा दिए हैं। तो अब ये सोचने का विषय है दोस्तों कि सरकार को जहां एक और, चाहे वो कोई भी सरकार हो, जहां एक और उनको आम नागरिकों को राहत देनी चाहिए, वहीं पर वो राहत के नाम पर टैक्स बढ़ा रहे हैं। तो ये सोचने का विषय है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग लौटेंगे आज के विषय पर, और आप सभी जानते हैं कि आज का विषय क्या है। आज का विषय है भारत में बढ़ती बेरोजगारी दर, और दोस्तों इसका आधार है CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि CMIE एक संगठन है, एक स्वतंत्र थिंक टैंक है, बल्कि मैं कहूंगा एक कंपनी है जो कि भारत में बड़े पैमाने पर सर्वेस कंडक्ट कराती है, और इसके आधार पर जब वो मूल्यांकन करती है उन आंकड़ों का, और उसके बाद एनालिसिस करती है, विश्लेषण करती है, तो उसके आधार पर भारत में आर्थिक तौर पर और व्यापारिक तौर पर दो महत्वपूर्ण दृष्टिकोण बनाया जाता है, और उसके साथ साथ योजनाएं बनाई जाती हैं, और साथ ही साथ यही जो कंपनी है ये भी भारत में महत्वपूर्ण आंकड़े जारी करती है, और इसके बाद जो तमाम सरकारें हैं, तमाम लोग हैं, वो इस रिपोर्ट्स को पढ़कर ही अपना निवेश करते हैं और अपने भविष्य की स्थितियों की योजना बनाते हैं। तो एक क्रेडिबल सोर्स है ये, और वाकई में इसके द्वारा जारी किए गए आंकड़े चिंता में हम सबको डालते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये रिपोर्ट देखिए, इसके बाद आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कोरोना वायरस का भीषण कहर पूरे विश्व पर जारी है। वर्तमान में विश्व की 1/4 जनसंख्या लॉकडाउन में है। इसके परिणाम स्वरूप दुनिया भर के लोगों पर अपनी नौकरी और रोजगार गंवाने का खतरा मंडरा रहा है। मंगलवार को सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि मौजूदा मई के महीने में बेरोजगारी दर 27.1% हो गई है। देश के शहरी क्षेत्रों में यह दर 29.22% की है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर 26.69% की है। बात करें अप्रैल माह की, तो यह दर अप्रैल में 23.52% थी। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में बेरोजगारी दर सर्वाधिक थी, जो कि 75.8% की थी। तमिलनाडु में 49.8%, झारखंड में 47.1%, बिहार में 46.6%, महाराष्ट्र में 20.9%, उत्तर प्रदेश में 21.5%, कर्नाटक में 29.8%, हिमाचल प्रदेश में 2.2% और उत्तराखंड में 6.5% की थी। मार्च 2020 के महीने में यह दर 8.74% की थी
और महज 33 दिनों में यह दर लगभग 19% बढ़कर 27.1% की हो गई है। हालांकि सरकार ने 1,70,000 करोड़ रुपए का आर्थिक राहत पैकेज भी घोषित किया था, लेकिन ये नाकाफी है क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा लोगों को भोजन मुहैया कराने में और गरीबों को प्रोत्साहन राशि देने के रूप में ही चला जाएगा। लॉकडाउन के कारण देश की और दुनिया की अर्थव्यवस्था खतरे में है, स्लोडाउन में है। ऐसे में लोगों के रोजगार पर भी संकट मंडरा रहा है। तो दोस्तों, अभी आप सभी ने ये रिपोर्ट देखी और मैं आशा करता हूँ कि आप सबको आंकड़ों के अनुसार ये रिपोर्ट जरूर समझ में आई होगी और आपको ये भी समझ में आया होगा कि वाकई में इस समय देश की स्थिति गंभीर है और हमें पूरी संजीदगी के साथ सोच विचार करने की आवश्यकता भी है, सरकार को भी। दोस्तों, अब इस वीडियो के माध्यम से मैं 3 प्रश्न पूछना चाहता हूं हमारी सरकार से। दोस्तों, पहला प्रश्न ये है कि यदि इस देश में संसाधनों की कमी है, जो कि हम सबको दिखता भी है, और इस देश में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं दोस्तों जो रोजाना कमाते हैं, रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, उनके जो व्यापार है, उनके जो कारोबार है, उस पर तो कम से कम ब्रेक लग चुका है, अंकुश लग चुका है इस लॉकडाउन के कारण। तो सरकार उस तबके को, 40 करोड़ के तबके को आखिर क्या राहत पहुंचा रही है, ये सरकार को सामने रखना चाहिए और स्पष्ट तौर पर रखना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि सरकार, आप सभी ने हाल ही में पढ़ा होगा कि सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई हैं, जिसके माध्यम से जो तमाम देश में फंसे हुए श्रमिक हैं, जिनको प्रायोरिटीज के आधार पर अपने अपने राज्यों में भेजा जा रहा है, जिनकी ज्यादा जरूरतें होंगी उनको पहले भेजा जाएगा। यदि उनको अपने अपने राज्यों में भेज दिया जाएगा तो जब देश में सामान्य स्थिति शुरू करने की पहल की जाएगी, तो उसके बाद जब वहां पर तमाम उद्योग और कारखाने खोले जाएंगे तो उस स्थिति में कार्य कौन करेगा। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि इस समय तमाम उद्योग, कारखाने, तमाम जितने भी क्षेत्र हैं भारत में बड़े बड़े, चाहे वो असंगठित क्षेत्र हो या वो संगठित क्षेत्र हो, वो सभी या तो बंद पड़े हुए हैं या फिर वो अपनी क्षमता के अनुसार कम कार्य कर रहे हैं। ऐसे में जब श्रमिकों की वापसी हो जाएगी तो जो काम है, जो ग्रोथ है, जो प्रोडक्शन की रेट है, वो आखिर कैसे चलेगी, इसमें भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसके बाद दोस्तों, मेरा तीसरा प्रश्न सरकार से यह है कि सरकार की भविष्य में योजना क्या है लॉकडाउन को लेकर, क्योंकि निश्चित तौर पर कोरोना का संक्रमण बढ़ेगा ही और जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती है तब तक एहतियातों के बल पर और लॉकडाउन के दम पर ही हम लोग इस स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकते हैं। और लॉकडाउन इसका स्थायी, मैं कहूंगा कि स्थायी इलाज नहीं है, परमानेंट सॉल्यूशन इसका लॉकडाउन नहीं है। लॉकडाउन के माध्यम से आप संक्रमण के बढ़ने की स्थिति, जो ग्रोथ है, उसको कम कर सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं है। तो इस स्थिति में भी लॉकडाउन को लेकर भी सरकार की क्या योजना है, ये भी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये सवाल अच्छे लगे होंगे और मैं ये आशा करता हूं कि आप, यदि आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। और इसके अलावा दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के जाते जाते इस अंत में एक आंकड़ा आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं दोस्तों, जो कि एक आंकड़ा बेहद गंभीर है। यह आंकड़ा भी बहुत गंभीर है दोस्तों। naukri.com नाम की एक वेबसाइट है जिसने एक सर्वे कराया, जिसके अनुसार जो उसके परिणाम आए हैं वो वाकई में चिंताजनक है। उस सर्वे के अनुसार देश में 62% जो नियुक्ति यानी कि जो भर्ती होती थी उसकी गतिविधियां कम हुई हैं। ये एवरेज है दोस्तों देश में। और आप मान के चलिए कि जब नियुक्तियां कम होंगी हर सेक्टर में, चाहे वो सरकारी सेक्टर हो चाहे वो निजी सेक्टर्स हो, ऐसे में रोजगार कम होंगे, ऐसे में बेरोजगारी बढ़ेगी। तो वाकई में चिंताजनक स्थिति है और पूरा विश्व इस गंभीर सिचुएशन से गुजर रहा है। अब दोस्तों, जाते जाते एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम सबको हताश और निराश नहीं होना है, क्योंकि अंत में अगर कोई हल निकालेगा, कोई समाधान इस समस्या का निकालेगा, तो वो भी हमारी ही केंद्र सरकार ही होगी और तमाम राज्यों की सरकार ही होगी। तो हमें सबसे पहले तो धीरज से और धैर्य से कार्य करना है। मैं जानता हूं कि यहाँ पर घर में रहकर ये बात कहना बहुत आसान है कि धीरज रखिए, धैर्य रखिए, संकल्प रखिए, लेकिन ग्राउंड पर वाकई में जो गरीब लोग हैं, जो वाकई में जो जरूरतमंद है, उन पर क्या बीत रही होगी, ये वाकई में मैं नहीं जान सकता, क्योंकि मैं अभी तक ग्राउंड जीरो पर नहीं गया हूँ। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि हमको थोड़ा सा समय सरकारों को देना चाहिए, क्योंकि सरकारों के पास भी रेवेन्यू के और टैक्स कलेक्शन के माध्यम से जो धन आता है उसके सोर्सेज भी अब लिमिटेड हो गए हैं, सीमित हो गए हैं, और धन उनके पास भी शायद नहीं है। तो देखते हैं भविष्य में सरकारें किस प्रकार से योजनाएं बनाती हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द, शीघ्र अतिशीघ्र जनता को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं को सरकार बनाए।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और अपना बहुत ख्याल रखिए, घरों में रहिए।